हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेड अबाउट बायो। आई एम शिवानी अग्रवाल। सो गाइस, आप सबको पता है हमने अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसके 2 लेक्चर्स मैं आपके ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। हम वहाँ पे आपका एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि आपका माउथ, ऑरल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, फिर बक्कल कैविटी, उसके बाद ईसोफेगस, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मैंने आपको सिर्फ बताए थे। अब उन सभी पार्ट्स को डिटेल में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहाँ पे छोड़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने फेरिंग्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपको जो फेरिंग्स होता है वो 3 पार्ट्स का होता है। यहाँ तक देखा था नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। इसकी पूरी डिटेल हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया था, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपको अगर स्ट्रक्चर में आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आपका ये रहा नेसोफेरिंग, जो नेजल कैविटी के जस्ट बिहाइंड साइड में प्रेजेंट है। ओरोफेरिंग्स जो आपकी ओरल कैविटी, देखो माउथ वाले पार्ट से के बिहाइंड साइड में प्रेजेंट है। और आपका लैरिंजोफेरिंग्स जो आपके लैरिंग्स के जो लैरिंजियल पार्ट होता है उसके बिहाइंड साइड में प्रेजेंट है। तो फेरिंग्स वाले पार्ट तक तो देखो बिल्कुल हमारा क्लियर था। अब ये जो आपका फेरिंग्स होता है ना, इसी जस्ट फेरिंग्स के पास कुछ लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इस फेरिंग्स के पार्ट के अंदर ही। और वो लिम्फेटिक टिश्यूज अपने आप को एक रिंग में अरेंज करके रखते हैं। उसी रिंग को हम आपका क्या बोलते हैं, वेल्डियर रिंग, वेल्डियर्स रिंग। अब ये रिंग हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। स्टार्ट करें, चलो। अब देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को समझने से पहले सबसे पहले आप लिखो वेल्डियर रिंग होता क्या। आपको पता है हम लोग प्रॉपर नोट्स आपका बना के पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे वेल्डियर रिंग। अब वेल्डियर रिंग क्या होता है आपका, देखो दिस इज द लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स, या फिर हम इनको ओरल कैविटी के भी लिम्फेटिक टिश्यूज बोल सकते हैं, जो ओरल कैविटी के थोड़ा बिहाइंड साइड में प्रेजेंट होता है, आर अरेंज्ड इन अ रिंग and this ring is known as Valdier ring। ठीक है। अब वेल्डियर रिंग के अंदर क्या होता है, वेल्डियर रिंग के अंदर आपके टोटल 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। इन 4 टाइप के टिश्यूज का नाम आप लोग लिखेंगे। देखो, आप लोगों ने वर्ड सुना भी होगा टॉन्सिल। टॉन्सिल वर्ड सबने सुना होगा ना, कि किसको बोलते हैं ना, किसी को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है फिर उसको टॉन्सिल्स हो गए हैं। तो टॉन्सिल्स कोई अलग से पार्ट नहीं होता, टॉन्सिल्स उन टिश्यूज का ही नाम होता है। टिश्यूज को अलग अलग नाम दिया गया है। अब देखो यहाँ पे टॉन्सिल आपके टोटल 4 टाइप के होंगे। पहले आता है आपका फेरिंजियल टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल। फेरिंजियल टॉन्सिल को ना नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका लिंगुअल टॉन्सिल। थर्ड आता है आपका यहाँ पे पैलेटिन टॉन्सिल। फोर्थ होगा आपका ट्यूबल टॉन्सिल। ये 4 टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं। अब आपको इसमें से याद क्या रखना है, सबसे पहले तो आप लर्न करेंगे कि वेल्डियर रिंग क्या होता है। इट इज द लिम्फेटिक टिश्यूज ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जो अपने आप को एक रिंग लाइक मैनर में अरेंज करके रखते हैं। अब ये लिम्फेटिक टिश्यूज 4 टाइप के, फेरिंजियल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटिन टॉन्सिल एंड आपका ट्यूबल टॉन्सिल। अब इसमें याद ये रखना है, जब आपके फेरिंजियल टॉन्सिल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीज फेरिंजियल, ठीक है। ये जो फेरिंजियल टॉन्सिल का जब साइज क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ दीज टॉन्सिल इज नोन एज एडिनॉइड्स। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं आपका एडिनॉइड्स, ठीक है। अब लिंगुअल टॉन्सिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिंगुअल टॉन्सिल की लोकेशन पे क्वेश्चन आता है। ये आपके प्रेजेंट होता है इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। टंग के पोस्टीरियर पार्ट में ये आपके प्रेजेंट होते हैं। पैलेटिन टॉन्सिल पे भी क्वेश्चन आता है, जब पैलेटिन टॉन्सिल्स के अंदर कोई इंफेक्शन हो जाता है, कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। सो टॉन्सिलाइटिस क्या कंडीशन हुई आपकी, इट इज द इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स। जो इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स है उनको हम बोलेंगे आपका टॉन्सिलाइटिस।
अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपको सोर थ्रोट फील होता है, सोर थ्रोट इसकी वजह से आपको फील होता है। एंड इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है तो वहां पे टॉन्सिल्स को रिमूव किया जाता है बाय सर्जिकल मेथड। उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका टॉन्सिलेक्टोमी, किसको, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, या फिर आप सर्जिकल रिमूवल भी लिख सकते हो। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल इज नोन एज टॉन्सिलेक्टोमी। याद रहेगी ये चीज, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। और ये आपके लास्ट वन आपके ट्यूबल टॉन्सिल्स। ट्यूबल टॉन्सिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बिहाइंड द स्टेचियन ट्यूब। स्टेचियन ट्यूब आप लोगों को पता है, स्टेचियन ट्यूब या फिर ऑडिटरी ट्यूब, जो क्या करती है आपके मिडिल ईयर को किससे कनेक्ट करती है, आपके नेजोफैरिंग से कनेक्ट करती है। तो इसी स्टेचियन ट्यूब के जस्ट बिहाइंड साइड में आपके ट्यूबल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, चारों टॉन्सिल्स के बारे में यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं रहा ना। चलो अब इसके बाद ये हमारा ओरल कैविटी वाला पूरा पार्ट डन। ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, हम वो आपका पढ़ चुके हैं। चलो यहाँ तक क्लियर हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब तक देखो हमने आपका क्या क्या कंप्लीट कर लिया, ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो सब हमने फिनिश कर लिया। अब ओरल कैविटी में ना सिर्फ पार्ट्स के अलावा ना कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपकी स्लेवरी ग्लैंड, जहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है आपका। तब आप लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी ग्लैंड आपकी ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये है आपकी स्लेवरी ग्लैंड। और अगर आप स्लेवरी ग्लैंड के नेचर की बात करें तो एक्सोक्राइन नेचर की आपकी होती है, मींस इसके सिक्रीशन के लिए पर्टिकुलर डक्ट्स प्रेजेंट होती है, डक्ट्स के थ्रू ही इसका सिक्रीशन रिलीज होता है। स्लेवरी ग्लैंड भी आपकी 3 टाइप्स की होती है। ये पूरा टॉपिक हम आपका फ्लो चार्ट के बेसिस पे ही पढ़ेंगे, तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रही हूँ एज इट इज आप लोगों को ही लिखना है। स्लेवरी ग्लैंड को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज योर पैरोटिड ग्लैंड, पहली आती है यहाँ पे आपकी पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड आती है आपकी सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी का एक और नाम होता है, पता है किसको, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। एंड इसके बारे में एक क्वेश्चन और ये आता है, ये आपकी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, दिस इज द लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड जिसको हम बोल सकते हैं। और थर्ड वन होती है बच्चे आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड। तीनों ग्लैंड डन, पहली पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। सब मैक्सिलरी, मैक्सी देखो नाम से समझ में आ रहा है, मैक्सी मतलब मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, तो ये वाली सबसे लार्जेस्ट है। और लिंगुअल मतलब स्मॉल, तो ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। तो ये चीजें तो देखो हमने नाम से याद कर लिया। अब आपको एक और चीज इसमें लर्न करनी है कि इन ग्लैंड का, बिकॉज हमने देखा स्लेवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन नेचर की है। एक्सोक्राइन नेचर का मतलब क्या हुआ कि इनका सिक्रीशन पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू होगा। तो अब इन सभी ग्लैंड की हमें डक्ट भी तो याद करनी पड़ेगी, तो अब हम इनकी डक्ट्स याद कर लेते हैं। पहली पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को हम बोलते हैं स्टिनसन्स डक्ट, स्टिनसन्स डक्ट हम इसको बोलते हैं। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबल की ग्लैंड का नाम होता है वेटन ग्लैंड, या फिर वेटन्स ग्लैंड आप इसको लिख लो। एंड थर्ड वन की नाम, थर्ड वन को हम बोलते हैं बैर्थोलिन ग्लैंड, सॉरी बैर्थोलिन डक्ट, बार्टलिन ग्लैंड नहीं बेटा, ये सॉरी इसको लिखो डक्ट, यस ठीक है। अब इसका एक और नाम होता है बैर्थोलिन ग्लैंड का, क्या नाम होता है, डक्ट ऑफ रिवीनस, डक्ट ऑफ रिवीनस। यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका लोकेशन के बेसिस पे कि ये वाली ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं। अब आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड है ना, जो आपकी स्टेचियन ट्यूब है या फिर ऑडिटरी ट्यूब है, उस ऑडिटरी ट्यूब की कैनाल को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल। सो जस्ट उस ऑडिटरी कैनाल के बिलो साइड में प्रेजेंट होते हैं आपकी पैरोटिड ग्लैंड। सो इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ऑडिटरी कैनाल। ये हमारा डन हुआ। अब ये वाली जो हमारी डक्ट है ना, ये डक्ट कहाँ पे जाके ओपन होगी,
मीन्स इसका जो सिक्रीशन होगा, अच्छा इसका सिक्रीशन भी लिख लो, जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं वो सिक्रीट करती है आपका टाइलिन, जिसका हम फंक्शन देखेंगे टाइलिन क्या काम करता है। टाइलिन आपने जो भी फूड खाया, आपको पता है उसमें मैक्सिमम पार्ट स्टार्च होता है, तो स्टार्च को डाइजेशन कराने का काम आपके टाइलिन का होता है। अब टाइलिन स्टीनसन डक्ट से, मींस पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है वो स्टीनसन डक्ट है, पैरोटिड ग्लैंड ने सिक्रीट कर टाइलिन, और वो स्टीनसन डक्ट से होते हुए कहाँ पे आपका ओपन होगा, आपके लोअर जॉ के अंदर ओपन होगा। मीन जो टाइलिन है आपका कहाँ पे जाके मिलेगा आपको, लोअर जो में, स्टिनसन डक्ट से होता हुआ लोअर जो के अंदर ही आएगा। अब वार्टन डक्ट है, ये कहाँ पे ओपन होती है, ये आपकी ओपन होती है, दिस इज ऑल्सो ओपन इन लोअर जो, बस लोअर जो में ही होती है। इसके साथ एक छोटा सा ट्विस्ट है, देखो बच्चे यहाँ पे, इसका ट्विस्ट ये है कि ये आपका थोड़ा सा जो आपके इंसीजर टीथ होते हैं ना उसके बिहाइंड साइड में ओपन होता है, तो आप इसकी लोकेशन भी आप याद रख लेंगे ऐसे ही, कि इसकी लोकेशन भी क्या होती है, जस्ट बिहाइंड द इंसीजर टीथ। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आती है आपकी बैर्थोलिन ग्लैंड। अब बैर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे ओपन होगी, बैर्थोलिन ग्लैंड आपकी जो टंग का वेंट्रल पार्ट होता है वहां पे जाके ओपन होगी, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ, क्लियर ये चीज। देखो स्लेवरी ग्लैंड तीन टाइप की, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। सब मैक्सिलरी सबसे लार्जेस्ट, सब लिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट। तीनों की डक्ट याद कर लो, पैरोटिड की डक्ट है स्टिनसन, मैक्सिलरी की डक्ट है वॉर्टन, और सबलिंगुअल की डक्ट है बैर्थोलिन। तीनों डक्ट ओपन कहाँ पे होती है, स्टार्टिंग की दो लोअर जो में होती है, जो सबसे लार्जेस्ट वाली वो आपकी इंसीजर टीथ के जस्ट पीछे की साइड अपना सिक्रीशन रिलीज कराती है, और आपकी सबलिंगुअल कहाँ पे डक्ट इसकी ओपन होती है, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ टंग। अब एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चे लोग यहाँ से आ जाते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। वो क्वेश्चन ये है, जब आपकी जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, ये पैरोटिड ग्लैंड के अंदर तो कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उस इन्फेक्शन वाली कंडीशन को हम बोलते हैं मम्प्स। मम्प्स क्या है, इन्फेक्टेड पैरोटिड ग्लैंड। और इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है ना, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है स्लेवरी ग्लैंड के बारे में। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन ये आता है, आपको पता है आपकी जो स्लेवरी ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है स्लाइवा। स्लाइवा का क्या कंपोजिशन रहता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो जस्ट अभी हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे डाइजेशन कैसे होता है आपका माउथ के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने ओरल कैविटी के सिर्फ पार्ट्स पढ़े हैं। आपकी ओरल कैविटी के अंदर आपके फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन हो रहा है और वो डाइजेशन हो कैसे रहा है, वो सारा डिटेल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आपको पता है स्लेवरी ग्लैंड स्लाइवा सिक्रीट करती है। अब स्लेवरी ग्लैंड में तीन ग्लैंड है अंदर, स्लेवरी ग्लैंड के अंदर थ्री टाइप्स की ग्लैंड्स है, वो कितना कितना अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो 25% स्लाइवा सिक्रीट करती है, मींस टोटल जितना आपके माउथ में स्लाइवा सिक्रीट हो रहा है उसका 25% पैरोटिड ग्लैंड सिक्रीट करेगी। सब मैक्सिलरी सबसे लार्जेस्ट है बेटा, सबसे ज्यादा सिक्रीशन तो इसी का होगा ना, इसीलिए तो हमने इसको लार्जेस्ट बोला। और सबलिंगुअल सबसे स्मॉलेस्ट है, तो मतलब इसका सिक्रीशन सबसे कम हो गया। याद हो गया ना, देखो कितनी इजीली, सबसे लार्जेस्ट है तो सबसे ज्यादा सिक्रीट करेगी स्लाइवा को, तो 70% सिक्रीट करती है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो सिर्फ 5% करती है। ये पूरा का पूरा पार्ट डन या नहीं, जल्दी से बताओ। अब इस स्लेवरी ग्लैंड के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स भी आते हैं जो बच्चे जनरली मिस कर देते हैं, तो वो डिसऑर्डर्स भी लिख लो एक बार। सिर्फ दो डिसऑर्डर्स मैं आप लोगों को यहाँ पे कराऊंगी जिनमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए इन चीजों को ना मिस नहीं करेंगे। पहला डिसऑर्डर होता है आपका साइलेरोरिया, साइलर होइया भी इसको बोल देते हैं, या फिर साइलोरिया भी बोल देते हैं। अब साइलोरिया के अंदर क्या होता है, जब आपके माउथ के अंदर जो स्लाइवा का सिक्रीशन है वो मैक्सिमम हो रहा है, बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा। अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है स्लाइवा को तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं साइलेरिया। एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा होगा पार्किंसन डिसीज, पार्किंसंस
डिसीज। पार्किंसन डिसीज के कभी कभी आप सिम्टम पढ़ के देखना, तो वहां पे पता लगे हाइपर सिक्रीशन होता है सलाइवा का, उस कंडीशन को साइलोरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, एक तो हाइपर सिक्रीशन हो गया, एक नेक्स्ट कंडीशन होती है जिसके अंदर हाइपो सिक्रीशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एटाइलिज्म। एटाइलिज्म। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका हाइपोसिक्रीशन होगा या फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिल्कुल डेफिशिएंसी ऑफ सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा के सिक्रीशन की डेफिशिएंसी। अब इसके अंदर क्या सिम्टम आएंगे, इसके अंदर सिम्टम्स आएंगे आपके फियर और एंजाइटी। ये आपको दो डिसऑर्डर याद रखना, एक हाइपर सिक्रीशन का, एक हाइपोसिक्रीशन का। हाइपर सिक्रीशन को हम बोलते हैं साइलोरिया, और हाइपोसिक्रीशन या फिर डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं एटाइलिज्म। इसके अंदर आपका फियर और एंजाइटी हो सकता है। क्लियर यहां तक सारी चीजें। अब स्लाइवा की कंपोजिशन देखो, स्लाइवा के अंदर आखिरकार प्रेजेंट क्या क्या चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं आपके स्लाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले आपके स्लाइवा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होगा, कुछ स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे जिसको हम बोलते हैं टाइलिन या फिर स्लाइवरी अमाइलेज, ये प्रेजेंट होगा। इसके अलावा लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है, इनके सबके फंक्शन में आप लोगों का भी लिखवाऊंगी। लाइजोजाइम के अलावा थायोसाइनेट भी प्रेजेंट होता है। अब लाइजोजाइम और थायोसाइनेट के फंक्शन तो आप यहीं पे नोट डाउन कर लो कि इन दोनों का फंक्शन क्या है, आपके फूड के अंदर जो भी बैक्टीरियाज आए हैं उन बैक्टीरियाज को किल करने का काम इनका होता है, और इस चीज को भी ये चेक करते हैं, मतलब इस चीज को भी रोकते हैं कि किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो जाए आपके माउथ के अंदर। उस चीज को चेक करने के लिए आपके लाइजोजाइम एंड थायोसाइनेट आपका काम करते हैं। टाइलिन का काम क्या होता है वो अभी हम आपका डाइजेशन पढ़ेंगे, उस टॉपिक में हम समझते हैं। बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन ओरल कैविटी। इसके बाद हमारा ओरल कैविटी पूरा फिनिश। ये ओरल कैविटी का लास्ट टॉपिक है, डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब देखो ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन, सबसे पहले आपको पता है ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका स्लाइवा, है स्लाइवा रिस्पॉन्सिबल। अब जब आपने फूड खाया और उस फूड के साथ स्लाइवा मिक्सअप हो जाता है तो फूड प्लस स्लाइवा, स्लाइवा प्लस फूड इज नोन एज बोलस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके फूड के साथ आपका स्लाइवा मिक्सअप हो गया है उसको फूड को हम बोलेंगे बोलस। अब आपके स्लाइवा की पीएच कितनी होती है, स्लाइटली बेसिक पीएच होती है इसकी, 6.8 से 7.0 इसकी पीएच है। और स्लाइवा के अंदर क्या होता है आपका 99.5% तो बेटा होता है इसके अंदर वाटर, और बाकी के अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और बाकी के इसमें आपके टाइलिन या फिर आपका लाइजोजाइम थायोसाइनेट, वो जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, ये सारी चीजें के अंदर प्रेजेंट है। अब बात आती है बच्चों फंक्शन की। अब लिखते हैं फंक्शन स्लाइवा के अंदर। स्लाइवा के अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले वहां पे मैंने आपको लिखवाया था म्यूकस, ठीक है। फिर लाइजोजाइम और थायोसाइनेट का फंक्शन मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, तो हम यहाँ पे सिर्फ टाइलिन का लिख लेते हैं इनका। लाइजोजाइम और थायोसाइनेट वाला भी लास्ट स्लाइड में बताया ना। म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। पहली चीज आप ये लिखो यहाँ पे, ये ग्लाइकोप्रोटीन है आपका, और ये सिर्फ क्या करता है, आपने जो फूड पार्टिकल खाए उन फूड पार्टिकल को लुब्रिकेट करने का काम करेगा। ये सिर्फ इतना काम है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड के लुब्रिकेशन का काम है हमारे म्यूकस का। अब टाइलिन का काम क्या होता है, टाइलिन का काम होता है बच्चों स्टार्च को माल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करना। ये आपके टाइलिन का काम है। मींस आपने जो भी फूड खाया उस फूड के अंदर जो भी कंपोनेंट है स्टार्च का, वो डाइजेशन होगा आपका कहाँ पे, माउथ से। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आपके फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन, फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टार्च होगा।
स्टार्ट सबसे पहले आपके माउथ में डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब माउथ से आपका फूड स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, अब वो फूड माउथ से निकल के कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, इसोफेगस। अब इसोफेगस बताओ आप लोग मुझे क्या होता है, व्हाट इज इसोफेगस? जल्दी से बताओ इसोफेगस क्या होता है। आपको पता है इसोफेगस क्या है? एक यूनिफॉर्म ट्यूब है, सिंपल सी यूनिफॉर्म ट्यूब है जिसके अंदर ना कोई ग्लैंड्स होती ना ही कोई एंजाइम होता, उसके अंदर कुछ डाइजेशन नहीं होता। तो ये क्या है, एक सिंपल यूनिफॉर्म ट्यूब इज अ सिंपल यूनिफॉर्म ट्यूब जो आपके डायफ्राम को पर्स करते हुए आपके स्टमक तक पहुंच जाती है। जैसे कि ये आपका माउथ, माउथ से आपका निकला यहाँ पे इसोफेगस, और यहाँ पे आपका ये ऐसे डायफ्राम, तो डायफ्राम को ऐसे पर्स करती हुई ये आपकी पहुंच जाती है स्टमक में ऐसे। अब यहां से आपने फूड खाया, बेटा देखो ये फूड पार्टिकल आपके यहाँ से ऐसे पास होने होगा। अब जिस स्पिंक्टर के थ्रू आपका इसोफेगस से स्टमक में जा रहा है, इस स्पिंक्टर को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। यह भी मैं अलग से लिखवाऊंगी, सिर्फ यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ चीज में। अब अगर मैं बात करूँ जो इसोफेगस का अपर वाला पार्ट है, 2/3 पार्ट, जो ऊपर का 2/3 पार्ट है ना, वो आपका बना होता है वॉलेंट्री मसल से, जो आप लोगों के कंट्रोल में होता है। और जो नीचे वाला 1/3 पार्ट है बेटा, वो बना होता है इनवॉलेंट्री मसल से। इनवॉलेंट्री मसल से मीन्स जिसका मूवमेंट आप लोगों के कंट्रोल में नहीं होता। अब जैसे सपोज करो ये आपकी इसोफेगस है ना, इसोफेगस में आपका ऐसा फूड जा रहा है, तो जिस पार्ट में अभी फूड है वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब जैसे ये फूड है अभी यहाँ पे है, तो ऐसे आपका एक्सपेंड होगी और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसी मूवमेंट को आपके इसोफेगस के इसी मूवमेंट को, किसको, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इसोफेगस इज नोन एज क्या मूवमेंट बोलते हैं हम इसको, एक्सपेंशन ऑफ इसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालसिस। तो बच्चों हम ये भी तो बोल सकते हैं कि आपका जो फूड है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आपके स्टमक तक पहुंचता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आपके स्टमक तक पहुंचता है। किस प्रोसेस से, पेरिस्टालसिस प्रोसेस से। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, जब आपका इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार एक्सपेंड होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर यहाँ तक? अब अगर हम बोले कि आपका इसोफेगस में ये जो ओपनिंग है, जैसे फूड आया तो फूड यहाँ से डायरेक्टली एंटर हो गया आपके स्टमक के अंदर। अब इसके बाद हम स्टमक की पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये जो यहाँ पे ये ओपनिंग है, इसको आप पॉइंट बना के लिख लो। कैसे लिखोगे आप इसको, ऐसे लिखो। अब लिखो जो आपका इसोफेगस है ये ओपन किसके अंदर हो रहा है, ओपन इनटू स्टमक बाय गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। ये आपको याद रखना है, इस स्पिंक्टर का नाम जरूर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिंक्टर का नाम, क्योंकि ये स्पिंक्टर ना आप ऐसे ही बोल सकते स्टमक का स्पिंक्टर भी है, क्योंकि है तो स्टमक की ओपनिंग ना ये, बस इसोफेगस जहां पे फिनिश हो रहा है और स्टमक जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, वो जो बीच में कॉमन पॉइंट आ रहा है ना, उस कॉमन पॉइंट को हम इसोफेजियल स्पिंक्टर बोल रहे हैं। ऐसे एक और कॉमन पॉइंट आएगा यहाँ पे, जहां पे स्टमक तो फिनिश होगा और स्टमक के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो स्टार्ट होगा। तो उस स्पिंक्टर को हम क्या बोलेंगे, उस स्पिंक्टर को भी मैं आपको लिखवाऊंगी, उसका नाम होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। आप लिखना चाहो अभी लिख लो यहाँ पे, पाइलोरिक स्पिंक्टर। तो अगर हम इसकी एक समरी बनाएं,
अब हमारा देखो टॉपिक स्टार्ट हो गया स्टमक। अब फूड ना आपके माउथ से निकल के इसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए फूड आ चुका है आपके स्टमक के अंदर। अब ये रहा बच्चा आपका स्टमक। तो स्टमक के अंदर आपका क्या है, दो स्पिंक्टर प्रेजेंट है। सबसे पहले पहला आपका गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर और एक होता है आपका पाइलोरिक स्पिंक्टर। पाइलोरिक स्पिंक्टर क्या है, जहां से स्टमक एंड हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, यही तो ना। अब स्टमक के अंदर और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि ये स्टमक का लेसर कर्वेचर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जिधर से आपका ज्यादा पोर्शन है आपके स्टमक का, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर। ये आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर और ये आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब स्टमक के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। अच्छा, आपको पता है ना स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड स्टमक की शेप क्या होती है, जे शेप। जब आपका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी है उस कंडीशन में जे शेप होती है। स्टमक के अंदर तीन पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके, फंडस, बॉडी एंड आपका पाइलोरस, जिसको हम एंट्रम भी बोलते हैं। अब चलो एक बार लेबलिंग कर लेते हैं हम डायग्राम में कि कौन सा पार्ट क्या है। जिसके सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडस। ये बीच वाला पार्ट हो गया बॉडी एंड ये एंड वाला पार्ट हो गया आपका पाइलोरिक। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है इसको पाइलोरिक कैनाल भी बोल देते हैं, पाइलोरिक कैनाल। तो ये तीन पार्ट आपको याद रखने हैं। अब इसके साथ साथ जो आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल और पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इनको एक और नाम दे देते हैं। जो आपका गैस्ट्रोइसोफेजियल इसको हम बोल देते हैं कार्डियक ओरिफिस, कार्डियक ओरिफिस, और पाइलोरिक स्फिंक्टर को हम बोल देते हैं आपका पाइलोरिक ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब क्या होता है, अच्छा ओरिफिस वर्ड से आप क्या समझते हो, मतलब ओपनिंग ना। ओरिफिस का मतलब होता है ओपनिंग। तो जहां से आपका स्टमक ओपन हो रहा है वो आपका कार्डियक, स्टमक को क्या बोलते हैं आपका गैस्ट्रिक बोलते हैं। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक ओरिफिस। और पाइलोरिक जहां से आपका पाइलोरिक एंड हो रहा है और क्या ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको पाइलोरिक ओरिफिस। तो बेसिकली स्टमक के अंदर आपके दो ओरिफिस हो गए या फिर दो स्पिंक्टर, एक आपका कार्डियक ओरिफिस और एक आपका पाइलोरिक ओरिफिस। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं पूरी चीज, क्लियर। अब स्टमक के अंदर, जैसे स्टमक आपका पूरा पार्ट है, इसके अंदर ना कुछ ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। स्टमक की ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बनती कैसे है, ये स्टमक का एपिथेलियम से बनती हैं, फॉर्म्ड बाय एपिथेलियम ऑफ स्टमक। क्लियर यहां तक, एपिथेलियम ऑफ स्टमक। अब हम देखते हैं कि आपके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, जो आपकी स्टमक की नर्व वॉल्स पे प्रेजेंट है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियम ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ना बेटा तीन टाइप की सेल्स पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। उनका फंक्शन हम देखेंगे। सबसे पहली सेल्स होती है आपके चीफ सेल्स, ठीक है। इन सेल्स को हम आपका पेप्टिक सेल्स भी बोल सकते हैं या फिर जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं। ये 3 नाम होते हैं इसके, चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजन। बात एक ही है। दूसरी होती है आपकी ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम पैराइटल सेल। थर्ड आती है हमारी म्यूकस सेल। म्यूकस सेल्स को ही हम आपका गॉबलेट सेल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक सारी चीजें। तो मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 सेल्स, चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस सेल। अब तीनों सेल काम क्या करती है वो देखते हैं। देखो अब सबसे पहले जो आपके चीफ सेल्स है ना, इनका काम होता है प्रो एंजाइम्स को सिक्रीट करना।
प्रो एंजाइम्स सिक्रीट करने का इनका मेन फंक्शन। और प्रो एंजाइम कौन कौन से होते हैं आपके? प्रो एंजाइम होते हैं बेटा आपके, या प्रो एंजाइम होता है, द फर्स्ट वन इज योर पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, जो कि सिर्फ यंग वंस के अंदर आता है, जो यंग मैमल्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर आपका प्रोरेनिन सिक्रीट होता है। एडल्ट मैमल्स के अंदर प्रोरेनिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। और मिल्क कौन सी एज में आप ज्यादा पीते हो? जब आप यंग एज में होते हो तब। अब प्रोरेनिन के बाद इसका नेक्स्ट आता है यहाँ पे गैस्ट्रिक अमाइलेज, ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक अमाइलेज। चलो, अब ये तीनों के तीनों पार्ट्स हमने देख लिए कि कौन क्या क्या सिक्रीट करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आपका ऑक्जेंटिक सेल पे। पहली चीज यहाँ पे ना क्वेश्चन ये आता है कि इनको ऑक्जेंटिक सेल क्यों बोलते हैं। इनको ऑक्जेंटिक सेल बोलने का सिर्फ ये रीजन होता है कि ये सेल्स ना स्ट्रॉन्गली स्टेन होती हैं विद एन एसिड। एक एसिड को हम क्या बोलते हैं? इओसिन भी बोलते हैं। इओसिन डाई से स्ट्रॉन्गली स्टेन होती हैं, स्ट्रॉन्गली स्टेन होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम ऑक्जेंटिक सेल। अब पेराइटल सेल क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। उसके पीछे ये लॉजिक है, आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो बेस में प्रेजेंट होती है, उस मेम्ब्रेन के जस्ट बैक साइड में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं पेराइटल सेल, लाई अगेंस्ट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां तक क्लियर? अब ये क्या सिक्रीट करते हैं आपके, वो लिख लो। ये आपका सिक्रीट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया इओसिन डाई के थ्रू स्ट्रॉन्गली स्टेन, इओसिन इज योर HCl सॉरी एसिड, तो ये सिक्रीट करते हैं आपका HCl प्लस कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, तर को ये आपका रिलीज करते हैं। अब बात आती है आपकी थर्ड वन से, म्यूकस सेल। म्यूकस जैसे नाम बता रहा है आपको, तो ये सिक्रीट करता है आपका म्यूकस को ही सिक्रीट करते हैं। और इस म्यूकस के अंदर ना 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। म्यूकस के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती है, कौन सी? पहली अर्जेंटाफिन सेल और नेक्स्ट होती है आपकी गैस्ट्रिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल और गैस्ट्रिन सेल आपका रिलीज करती हैं 3 टाइप के केमिकल। कौन कौन सा? आपका सेरोटोनिन, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखवाती हूँ, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा, देखो यहीं से आपको कंटिन्यू करना है। अर्जेंटाफिन सेल और आपकी गैस्ट्रिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल के अंदर क्या क्या बता रही थी मैं आपको, कौन क्या क्या प्रेजेंट होता है? पहली इसके अंदर केमिकल होता है सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन, नेक्स्ट होता है इसके अंदर आपका हिस्टामाइन। गैस्ट्रिक क्या रिलीज करता है आपका? गैस्ट्रिन हार्मोन। इनका फंक्शन भी होता है अलग अलग, ये एवे ही रिलीज नहीं होता है, इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, इसलिए ये सब रिलीज होते हैं। यहां तक मुझे बताओ, सब अपने अपने यहाँ तक नोट्स बना लो जल्दी से। फिर इसके बाद हम आपका नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले तो इनका फंक्शन देखेंगे आखिरकार, सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन, हिस्टामाइन, इनका फंक्शन क्या है। चलो यहीं पे मैं आपको ना इसी के जस्ट राइट साइड में आपको फंक्शन लिखवा देती हूँ, यहीं पे मैं फंक्शन लिखवा रही हूँ। पहला है आपका सेरोटोनिन। अभी सेरोटोनिन का काम क्या होता है? सेरोटोनिन एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह ये काम करता है। वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या होता है? आपकी जो स्मूथ मसल्स होते हैं ना उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर हम किसको बोलते हैं? जो स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करता है। सोमेटोस्टेटिन का काम क्या होता है? ये आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उस चीज को सप्रेस करता है, मींस इसका एक नेगेटिव फीडबैक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, सप्रेस द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स। और हिस्टामाइन का काम क्या होता है? हिस्टामाइन का काम होता है आपका वैसो डायलेटर के जैसे। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर मैंने क्या बताया? जो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम या फिर स्टिमुलेट करने का काम। और वैसो डायलेटर का काम क्या होता है? जो आपकी ब्लड वेसल्स को स्टिमुलेट करता है, ब्लड
वेसल्स को स्टिमुलेट मींस डायलेट करने का काम करेगा ये आपका इसका फंक्शन। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करते हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन बहुत अच्छा काम करता है। जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना स्टमक में, आपके अंदर की साइड में एपिथेलियम में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने अंदर से ज्यादा अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस रिलीज करें। इस चीज को कंट्रोल करता है आपका क्या? गैस्ट्रिन हार्मोन। मींस गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के रिलीज को ये स्टिमुलेट करता है। देन यहां तक सारी चीजें बताओ जल्दी से। पूरा हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड देख लिया, स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी ग्लैंड होती है, उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, वो क्या क्या काम करती है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब आप सोचोगे पेप्सिनोजन प्रोलाइन इनके फंक्शन ना अभी मैं आपको डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक समझाऊंगी, वहां पे बताती हूँ। यहां तक बताओ, डन? चलो अब हमारा स्टार्ट होगा डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। ओरल कैविटी के अंदर तो फूड का सिर्फ स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा था, याद रखना है, पहली वाली चीजों को भूलना नहीं है। अब स्टमक के अंदर देखो क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। चलो अब जैसे ही आपका फूड ईसोफेगस से निकल के स्टमक के अंदर आया, जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आया तो एंट्री लेते ही आपकी जो ये जी सेल्स थी ना, ये गैस्ट्रिन सेल ये वाली, ये सबसे पहले क्या करेंगी? आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगी कि आप अपने अंदर से जल्दी से गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कराओ। देखो कैसे लिखोगे इसको, व्हेन फूड एंटर इनटू स्टमक, जैसे ही फूड आपका स्टमक के अंदर आया, फिर क्या हुई? आपकी जो जी सेल्स हैं ये सिक्रीट कराएंगे क्या? गैस्ट्रिक जूस। हो गया अब गैस्ट्रिक जूस रिलीज। अब गैस्ट्रिक जूस रिलीज भी ना 3 फेजेस में होता है। चलो अब हमने देखा कि आपका क्या हुआ, जैसे ही फूड एंटर हुआ स्टमक के अंदर, वहां पे जी सेल्स ने स्टार्ट कर दिया गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट कराना। अब गैस्ट्रिक जूस ना बेटा 3 टाइप से, पहले तो ना चलो गैस्ट्रिक जूस का लिख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस का सबसे लिखो पीएच इसका ना एसिडिक होता है 1.5 से 2.5। अब एसिडिक क्यों होता है वो आपको पता है, क्योंकि इसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है, इसलिए एसिडिक होता है। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है? 99.5% इसके अंदर वाटर होता है, प्लस 0.2 से 0.3% होता है इसके अंदर HCl। राइट यहाँ तक? चलो अब इसके बाद मैंने बताया कि गैस्ट्रिक जूस 3 फेजेस में रिलीज होता है। पहली फेज आती है बच्चों यहाँ पे सिफेलिक फेज। आपको लग रहा होगा ना मैम आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी आप पढ़ा रहे हो, बट ये चीजें ना बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। टॉपिक को अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से क्लियर करना, ये नहीं कि सिर्फ जो एनसीईआरटी में लिखा हो मुझे वही करना है। टॉपिक को क्लियर करने के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि टॉपिक पूरा क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाए तो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब सिफेलिक फेज के बाद एक और फेज आती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज। फिर थर्ड वन फेज आती है इंटेस्टाइनल फेज। थर्ड वन आ गई आपकी, हाँ या इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज। अब ये तीनों फेजेस ना अलग अलग करके गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कराती हैं। कैसे रिलीज कराती हैं? जैसे ही आपका ने फूड को देखा, साइट रिफ्लेक्स आपका होगा, जैसे अभी न्यूरल कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया था, है ना? वहां पे बताया था कि जैसे ही फूड को आप देखते हो आपके माउथ में स्लाइवा सिक्रीट होने लग जाता है। बेटा स्लाइवा तो सिक्रीट होता है, उसके साथ जो आपका स्टमक है ना, जो आपका टमी है, उसके अंदर भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होने लग जाता है। अब वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है सिफेलिक फेज। सिफेलिक फेज के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा कब? ड्यू टू साइट और ऑप्टिक रिफ्लेक्स, इनकी वजह से गैस्ट्रिक जूस आपके टमी के अंदर सिक्रीट होने लग गया। अब गैस्ट्रिक फेज के अंदर जैसे ही आपका क्या होगा, फूड स्टमक के अंदर एंटर होगा, के अंदर एंट्री लिया तो आपका यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो गया। इस फेज को हम बोल देंगे गैस्ट्रिक फेज। इंटेस्टाइनल फेज के अंदर जैसे ही फूड आपका एंट्री लिया उसके बाद इलियम वाले पार्ट तक जाने तक
इलियम वाला पार्ट तक। इलियम वाला पार्ट क्या है बेटा, आगे मैं आपको बताऊंगी। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, डियोडनम, जेजुनम, इलियम। वहां वाले पार्ट तक जाने तक आपका फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस रहे, इस चीज को चेक करता है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइन तक जाने तक के लिए इतना गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर देगा ताकि वो इलियम वाले पार्ट तक रहे उसके अंदर। ये तीनों फेजेस क्लियर यहाँ तक। अब मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये पार्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना और भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ये वाली चीजें। क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड ही क्या सिक्रीट कर रही है, गैस्ट्रिक जूस कर रही है ना, तो ये जो सारी की सारी सेल्स का सिक्रीशन है वो भी किसके अंदर मिक्स होगा, इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही तो मिक्स होगा ना। कोई अलग से गैस्ट्रिक जूस बन के थोड़े ना आ रहा है। 99.95% वाटर है, बाकी HCl है। और उसके अलावा ये पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ये HCl, गैस्ट्रोइंट्रिंसिक फैक्टर, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन और आपका जितनी भी चीजें हैं गैस्ट्रिन हार्मोन, सब गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही तो जाके मिक्सअप हो जाता है। अब गैस्ट्रिक जूस की चलो मैं कंपोजिशन फिर से लिखवा देती हूँ। गैस्ट्रिक जूस, अब देखो बच्चों, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहली चीज आपका पेप्सिनोजन, जो कि क्या है अभी एक इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम है, ये एंजाइम नहीं, प्रो एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म है। और पेप्सिनोजन के साथ है आपका प्रोरेनिन, जो सिर्फ कहाँ पे आएगा, यंग मैमल्स के अंदर पाया जाएगा। फिर आता है बच्चों आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, इसके अलावा HCl, म्यूकस और आपका वाटर, ये चीजें प्रेजेंट है। अब वन बाय वन करके ना इनके फंक्शन कर लेते हैं। पहला फंक्शन मैं आपको बताऊंगी फंक्शन ऑफ HCl, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HCl का फंक्शन क्या है, लिखना स्टार्ट करो। पहला फंक्शन बच्चों लोग यहाँ पे लिखो, इट इज फंक्शन ऑफ, जो ये एंजाइम बैठे है ना एकदम लेजीनेस वाली हैबिट में, बिल्कुल लेजी है, प्रोरेनिन बिल्कुल लेजी है, इन लेजीनेस को ना एक्टिव बनाना है। मींस एक्टिवेशन ऑफ प्रोएंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम को जैसे कि आपका पेप्सिनोजन के ऊपर HCl एक्ट किया तो इसको, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, पेप्सिन। सेम आपका प्रोरेनिन, इसके ऊपर HCl ने एक्ट किया और बना दिया आपका रेनिन। क्लियर यहां तक, चलो पहला पॉइंट हमारा क्लियर बिल्कुल। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इनका काम होता है जो भी आपके फूड के अंदर बैक्टीरियाज आ गए उन सबको किल करना, टू किल द बैक्टीरिया, बिकॉज यू नो बैक्टीरियाज आपके एसिडिक मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो क्यों ये ग्रो करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल भी ग्रो, हम होने ही नहीं देंगे इनको यहाँ पे ग्रो। नेक्स्ट आता है आपके फूड के अंदर जितने भी न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, उनके ऊपर HCl वर्क करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन में, ब्रेक करा देगा। ये भी काम हमारा HCl करेगा। देखो कितने सारे काम कर रहा है ये। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, ये क्या काम करेगा, आपने जो फूड खाया उस फूड के अंदर स्लाइवा मिक्सअप था या नहीं था, उसका स्लाइवा का pH क्या था, स्लाइवली बेसिक था, 6.8 से 7 के आसपास था। तो वो स्लाइवा आपका स्टमक में आके कुछ भी काम ना कर पाए। सबसे पहले ये बोलेगा कि स्लाइवा तुम अपना काम सिर्फ ओरल कैविटी तक रखो, स्टमक में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो पहले क्या करेगा, HCl स्टॉप कर देगा एक्टिविटी ऑफ स्लाइवा, स्टॉप द एक्शन ऑफ स्लाइवा ऑन फूड। फूड में जो भी आपका स्लाइवा मिक्सअप था उसकी एक्टिविटी को, उसके एक्शन को स्टॉप कर देगा। कर दिया हमारा स्टॉप इसने। अब इसके साथ साथ और क्या फंक्शन करेगा, नेक्स्ट फंक्शन ये आपका करेगा, जो आपने फूड खाया उस फूड में अगर आपका आयरन प्रेजेंट है, आयरन होता है Fe+3 फॉर्म में, तो वो इनसॉल्युबल होता है। अब ये क्या करेगा, आपका HCl इसके ऊपर वर्क करेगा, इसको Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जो कि जिसका एब्जॉर्प्शन बहुत इजी हो जाता है। एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल हियर। Fe+3 फॉर्म में आयरन नहीं होता इजीली डाइजेस्ट, इसलिए उसको Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो आपका HCl करता है। इसके अलावा जो आपका फूड का हार्ड पोर्शंस है उनके अंदर मिक्सअप होकर उनको सॉफ्ट बनाने का काम करता है। इट डिसॉल्व्स द
हार्ड पोर्शन को डिसॉल्व कराएगा एंड मेक इट सॉफ्ट। ये काम हुए हमारे किसके, HCl के। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने देखा फंक्शन ऑफ HCl। HCl का फंक्शन क्या है हमारा, एक्टिवेशन ऑफ प्रोएंजाइम, जैसे कि आपका पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन पे HCl ने वर्क किया, उसको कन्वर्ट कर दिया आपके पेप्सिन में। प्रोरेनिन पे वर्क किया, उसको कन्वर्ट कर दिया रेनिन में, जो सिर्फ यंग मैमल्स के अंदर होगा। नेक्स्ट टू किल द बैक्टीरिया, आपके फूड के साथ जो भी बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंटर हो गए हैं वो किल कर देगा। जो आपने अपनी डाइट में न्यूक्लियो प्रोटीन्स लिया उसके ऊपर HCl वर्क करेगा, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। HCl आपके जो स्लाइवा आपके फूड के साथ मिक्सअप हो गया है बॉलस की फॉर्म में, उसको एक्शन को रोक देगा। Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा, एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो जाता है कि फूड में जितना भी हार्ड पोर्शन है उस सब को डिसॉल्व करा के मेक इट सॉफ्ट, मींस डिसॉल्वेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट करा देगा। बताओ यहां तक सारी चीजें समझ में आई है नहीं? तो हमने HCl का फंक्शन देख लिया, ये HCl डन। अब चलते हैं इस प्रोरेनिन के ऊपर, ये प्रोरेनिन क्या काम करता है। अब बच्चे लोग नेक्स्ट टॉपिक आप लोग लिख लो, डाइजेशन बाय प्रोरेनिन या फिर रेनिन। अब रेनिन में तो वो कन्वर्ट हो ही चुका है, प्रोरेनिन तो बोलेंगे नहीं हम उसको। डाइजेशन बाय रेनिन, अब रेनिन का डाइजेशन क्या है, सिर्फ यंग मैमल्स के अंदर होगा। इसका काम होता है आपके मिल्क को कन्वर्ट करना क्लोट में, क्लोटिंग ऑफ मिल्क करा देना। और ये करता है क्या, रेनिन। और मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है आपका, कैशीन प्रोटीन। और कैसे मिल्क को क्लोट कराता है, कैशीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैशिनेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके। कैल्शियम पैरा कैशिनेट क्या है, एक इनसॉल्युबल फॉर्म है। अब आप सोचोगे मैम इनसॉल्युबल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कराना है, हमें तो सॉल्युबल में कराना चाहिए ना। बेटा इसलिए क्योंकि बच्चे क्या होता है बहुत बहुत टाइम बाद दूध पीते हैं, है ना, तो उनके अंदर जो मिल्क है वो ज्यादा टाइम तक फूड उनके स्टमक में, उनके टमी में स्टोर रह पाए, इसलिए कैल्शियम को कैल्शियम पैराकैशिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है, ताकि बच्चों के टमी में स्टमक में फूड ज्यादा टाइम तक स्टोर रह पाए। तो लिख लो इस चीज को भी, मिल्क रिमेन इन स्टमक फॉर लॉन्गर टाइम। इसी प्रोसेस को ना हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी बोलते हैं। बताओ क्लियर ये वाला पार्ट, डाइजेशन बाय रेनिन। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया था ना, वो पेप्सिनोजन कैसे काम करता है। तो लिखो डाइजेशन बाय पेप्सिन। अब पेप्सिन आपको पता है, P4 पेप्सिन, P4 प्रोटीन। पेप्सिन का काम क्या होता है, टू ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये क्या काम करेगा, आपके प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा। प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन वर्क करेगा और इसको किस में कन्वर्ट करा देगा, इसको ये कन्वर्ट करा देगा पेप्टोन्स, प्रोटियोसिस और आपका पेप्टाइड्स, इसमें ये आपका कन्वर्ट करा देगा। डाइजेशन बाय पेप्सिन भी डन। चलो देख लेते हैं हमने क्या क्या कर लिया। आपका पेप्सिनोजन कर लिया, म्यूकस का हमें पता है म्यूकस का काम सिर्फ लुब्रिकेशन का होता है। अब बच गया हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज, इसका भी चलो फंक्शन देख लेते हैं। अब क्या लिखोगे, डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक लाइपेज। यस, अब गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या होता है, लाइपेज इन द सेंस ये क्या काम करता है आपका, कन्वर्ट करता है आपके फैट को किस फॉर्म में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में काम कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन एक ट्विस्ट है बच्चों यहाँ पे, ये सारे फैट को नहीं कन्वर्ट करता बहुत, क्योंकि गैस्ट्रिक लाइपेज ना बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट होता है आपके स्टमक के अंदर, तो इससे बहुत ही कम फैट को करता है। आपको पता है बाकी का काम हमारा बाइल जूस कर लेगा आगे जाके, इसलिए क्या काम करता है, थोड़ा से अमाउंट को फैट से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बना देगा।
ये हमारे इसका काम है। अब फूड के अंदर क्या क्या पार्ट डाइजेस्ट हो चुका, जो हमारे यंग मैमल्स है उसके अंदर हमने मिल्क डाइजेस्ट करा दिया, हमने आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करा दिया, हमने फैट डाइजेस्ट करा दिया। अब जो डाइजेस्ट हो चुका है, और माउथ में क्या डाइजेस्ट हो चुका है, आपका स्टार्च। तो अगर हम बात करें, स्टार्च डाइजेस्ट हो गया, हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, और हमारा फैट डाइजेस्ट हो गया, और हमारा मिल्क डाइजेस्ट हो गया। ये सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई। लेकिन क्या फूड के अंदर सिर्फ यही पार्ट्स प्रेजेंट है? इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो अभी हमारा फूड क्या बन गया, सेमी डाइजेस्टेड फूड, मीन्स हाफ डाइजेशन हुआ है अभी इसका। अभी जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना आपके फूड का, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस सेमी डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, चाइम, या फिर काइम भी बच्चे इसको प्रोनाउंस करते हैं। देन यहाँ तक अब ये काइम फर्दर एंटर होगा किसके अंदर, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और बच गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, कि आखिरकार स्मॉल इंटेस्टाइन आपका कैसे वर्क करता है। मतलब पहले तो उसके पार्ट्स देखेंगे, फिर उसके पार्ट कैसे डाइजेशन करते हैं वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन पे आएंगे, उसका क्या काम होता है वो हम पढ़ेंगे। फिर फाइनल उसके बाद हमारे बच जाएंगे एसोसिएटेड ग्लैंड, कौन कौन सी, पैनक्रियाज और आपका लीवर। हमारा ऐसे ही करके ये चैप्टर फिनिश पूरा। बताओ आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सारी चीजें क्लियर हुई। जैसे मैं नोट्स बनवा रही हूँ ना, एग्जैक्ट वैसे ही नोट्स आप लोग बनाओ। इवन आपको ये नोट्स ना मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आपको पीडीएफ अपलोड करा दूंगी, वहां पे आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे। बट ट्राई करना हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाओ, कि बहुत सारी चीजें मैं प्रोनाउंस करके समझाती हूँ तो बच्चों को याद नहीं रहते। तो वो जो चीजें मैं वर्बली बता रही हूँ आप लोगों को, उन सबको आप साइड बाय साइड नोट करते रहो कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। आप सिर्फ टॉपिक लिख सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है वो तो आपको लेक्चर के थ्रू ही समझना पड़ेगा ना। तो इसलिए खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट करो। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है ना, डाउट के लिए आपको पता है हमेशा आपके मैम रेडी है आपका सॉल्व करने के लिए। पर डाउट्स पूछो तो आप लोग पूछते ही नहीं हो बिल्कुल भी डाउट। पहले मैंने 2 लेक्चर्स भी अपलोड किया, उनमें से भी आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं आए हैं। अगर डाउट्स नहीं है तब भी बताओ कि मैम कोई डाउट नहीं है, ताकि मैं आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यूअसली ऐसे ही करती रहूँ। मैं वेट करती हूँ कि बच्चे डाउट्स पूछेंगे, तब मैं नेक्स्ट वाला लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगी, ताकि उसमें आपके डाउट्स भी सॉल्व हो पाए। तो जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं ना, अगर आपको डाउट है तो प्लीज डाउट बताओ। अगर डाउट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैम कोई डाउट नहीं है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए रेडी हैं। क्लियर? अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मेरे कोई भी लेक्चर आ रहे हैं या फिर मैं कोई भी लाइव सेशन लूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।